1965 में भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में एक परिवार रहता था। न सड़कें थीं, न अस्पताल, न बिजली, न कॉलेज और न स्कूल, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका। इसी इलाके में एक गरीब ठाकुर परिवार था। इस परिवार में 1968 में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया सुमित्रा। गांव में रोजगार न होने के कारण गांव के आदमी शहर जाकर काम किया करते थे। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली जाकर छोटे मोटे काम कर रहे थे। कुछ ही साल हुए थे कि सुमित्रा की मां की मौत हो गई। उसके पिता दिल्ली में थे, इसलिए एक दूर के रिश्तेदार ने सुमित्रा को पालना पोसना शुरू कर दिया। सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। बचपन से ही उसे एक तरह का अकेलापन महसूस होता था। मां का साया उठ चुका था। पिता मजबूरी में बाहर नौकरी करते थे और कोई भाई बहन नहीं था, तो वह अपने ताऊ के घर ही पली बढ़ी। जब वह 13 साल की हुई तो घर वालों ने उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के इंसान से कर दी। जगदीश छोटे मोटे काम करता था और काम के सिलसिले में बाहर रहता था। शादी को कुछ महीने ही हुए थे कि वह भी गांव से बाहर चला गया। सुमित्रा के मन में फिर वही खालीपन लौट आया। ससुराल में सास ससुर थे, लेकिन उनसे वह ज्यादा घुली मिली नहीं थी। समय बीतता गया और 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। पहली बार उसे लगा कि अब उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो सुमित्रा दिन भर उसके साथ रहती, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। यहां तक कि जब कुएं से पानी लेने जाती तब भी बेटे को साथ ले जाती। एक दिन मार्च के महीने की बात है। सुमित्रा कुएं से पानी लेकर घर की तरफ लौट रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव वालों ने देखा कि सुमित्रा ने एक हाथ में बेटे को पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ हवा में पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं और वह दांतों को जोर जोर से दबा रही थी। यह दृश्य देखकर गांव वाले डर गए। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। सबको लगा कि इसमें कोई भूत प्रेत का साया है। सुमित्रा का एक हाथ हवा में पीछे मुड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में बच्चा था और पानी का बर्तन नीचे गिरा पड़ा था। उसने बेटे को इतनी जोर से पकड़ा था कि बच्चा रोने लगा। करीब 5 मिनट बाद उसका हाथ नीचे गिरा। उसने देखा कि पानी का बर्तन गिरा है और बच्चा रो रहा है। उसने तुरंत बेटे को गले से लगाया। जब उसने पलटकर देखा तो गांव में भीड़ लगी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ। उस समय सुमित्रा रसोई में थी और पति बाहर थे। उसकी सास ने रसोई से अजीब आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो फिर वही हाल, एक हाथ हवा में पीछे घुमाया हुआ, दांत भींचे हुए। सास ने आवाज लगाई लेकिन सुमित्रा ने नहीं सुना। यह सिलसिला करीब 10 मिनट चला, फिर उसका हाथ नीचे गिरा। अब घर वालों को चिंता होने लगी। पति को बुलाया गया। कुछ दिनों बाद पति के सामने भी वही घटना हुई। गांव में अस्पताल न होने से एक वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखकर कहा, यह तो बिल्कुल सही है, और चला गया। अगले 5 महीनों तक ये घटनाएं बार बार होती रहीं। कभी भी सुमित्रा का हाथ हवा में मुड़ जाता, आंखें घूमने लगती और कुछ देर बाद वह होश में आ जाती। अब सुमित्रा ने बेटे से दूरी बना ली थी कि कहीं अनजाने में उसे चोट न पहुंचा दे। 16 जुलाई 1985 दोपहर के खाने के बाद सब आराम कर रहे थे कि सुमित्रा को फिर दौरा पड़ा। इस बार उसने एक नई बात कही, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर घरवाले घबरा गए। होश आने के बाद जब पति ने पूछा तो सुमित्रा को कुछ याद नहीं था। अगले 3 दिन 16, 17, 18 सामान्य बीते। फिर आया 19 जुलाई 1985, जिस दिन की भविष्यवाणी उसने की थी। पति ने कहा, आज तुम कुछ मत करना, घर में ही रहो। सुमित्रा भी सावधान रही। शाम को कमरे में घुटन महसूस हुई तो वह बाहर ताजी हवा लेने निकली। रास्ते में उसकी एक सहेली मिली। दोनों हंसते बोलते बातें कर रही थीं। तभी सुमित्रा के साथ फिर वही हुआ, लेकिन इस बार दोनों हाथ हवा में थे। आंखें नहीं घूम रही थीं, नहीं दांत भींच रही थी। वह बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। सहेली ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह दौड़कर घर वालों को बुलाने गई। भीड़ जमा हो गई। गांव का वैद्य बुलाया गया। नब्ज देखकर उसने कहा, सुमित्रा मर चुकी है। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। सुमित्रा के शव को एक कमरे में महिलाओं के साथ छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद अचानक एक महिला चीखती हुई बाहर आई। सुमित्रा ने आंखें खोली हैं। दूसरी ने कहा, उसका दिल धड़क रहा है। तीसरी ने कहा, वह फिर दांत भींच रही है।
वैद्य भी वापस आया। अब कहा गया, कोई चमत्कार हुआ है, सुमित्रा जिंदा है। सुमित्रा ने आंखें खोलीं और पूछा, आप लोग यहां कैसे? लेकिन उसने पति, बेटे, सास, ससुर किसी को नहीं पहचाना। इसके बाद वह रोज एक पत्र लिखती और पति से कहती कि इसे डाक से भेजो। पति और सुमित्रा दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी 3 महीने तक रोज पत्र भेजे जाते रहे। 20 अक्टूबर 1985 एक आदमी गांव आया। नाम था रामसिया त्रिपाठी, पास के गांव इटावा से। वह एक शिक्षक था। उसने बताया कि 3 महीने से उसे कुछ पत्र मिल रहे हैं जो इसी गांव से आए हैं। जब सुमित्रा के कानों तक यह नाम पहुंचा तो वह भावुक हो गई। उसने उस आदमी को गले लगा लिया। यह देखकर सुमित्रा के घर वाले और गांव वाले सभी घबरा गए। यहां तक कि रामसिया त्रिपाठी भी खुद उससे दूर हो गए और बोले, आप कौन? तब सुमित्रा पहली बार बोली, आप मेरे पापा हैं और मैं आपकी बेटी शिवा हूं। शिवा रामसिया त्रिपाठी की बेटी थी। यह सुनकर रामसिया त्रिपाठी और वहां मौजूद लोग दंग रह गए। वह अंदर जाकर सुमित्रा के साथ बैठ गए। सुमित्रा ने कहा, पापा, मेरी हैंडराइटिंग जानते हैं ना? ये पत्र देखिए जो मैंने आपको लिखे थे। रामसिया त्रिपाठी ने पत्र देखे। 1-2 वर्ष के फर्क को छोड़ दें तो हैंडराइटिंग बिल्कुल वही थी। रामसिया त्रिपाठी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी हो तो मुझे कुछ बातें बताओ। रामसिया त्रिपाठी एक बैग अपने साथ लाए थे। उसमें अपनी बेटी की शादी का एक एल्बम था। उन्होंने सुमित्रा को फोटो दिखाते हुए कहा, अगर तुम जानती हो तो बताओ इनमें कौन कौन है। सुमित्रा ने सभी की तस्वीरें देखीं और पहचान ली। ये आपकी फोटो है, ये मेरी मां की फोटो है, ये मेरे पति और ये मेरे 2 बेटे हैं। सभी फोटो पहचानने के बाद उसकी उंगली एक औरत की फोटो पर आकर रुक गई। रामसिया त्रिपाठी ने पूछा, क्या हुआ? बाकी तो तुमने पहचान लिया, अब इसे पहचानो, ये कौन है? काफी देर तक सुमित्रा चुप रही, फिर बोली, ये मेरी ननद है और इसी ननद ने मेरे सिर पर पत्थर मारकर 19 जुलाई 1985 को मेरा कत्ल किया था। यह सुनते ही रामसिया त्रिपाठी खड़े हो गए और सुमित्रा को जोर से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तुमने जो भी कहा एक एक शब्द सच है। जब सारी बातें खत्म हुईं, तब सुमित्रा के परिवार वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब सब शांत हुआ, तब रामसिया त्रिपाठी ने कहानी सुनानी शुरू की। 24 अक्टूबर 1962 को मेरे घर मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ था। मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया और हम खुद एक पढ़ा लिखा परिवार थे। जब वह 18 साल की हुई तो हमने उसकी शादी एक छेदीलाल नाम के लड़के से कर दी। शादी के 5 साल बाद शिवा को 2 बेटे हुए, लेकिन फिर भी उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। पहली वजह, परिवार में कोई भी शिवा जितना पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरी वजह, उन्हें लगता था कि शिवा के पिता अमीर हैं और इसी कारण वे उसे सताते रहते थे। 18 जुलाई 1985 को शिवा के रिश्तेदारों ने मुझे खबर दी कि उसने खुदकुशी कर ली है और उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। उस समय मैं गांव से बाहर शहर गया हुआ था। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के बाद शिवा का कोई और पता नहीं चला। बिना मेरा इंतजार किए घर वालों ने उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी ओर 80 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। यानी दोनों घटनाओं में 24 घंटे का फर्क था। शिवा की मौत के बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि रात के समय किसी ने उसे उठाकर रेलवे ट्रैक पर डाल दिया था, मगर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाने से कोई सबूत नहीं मिला और इसी कारण पुलिस ने उसके पति और ससुर को छोड़ दिया। रामसिया त्रिपाठी ये सारी बातें सुमित्रा के घरवालों को बैठकर बता रहे थे। सुमित्रा, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पत्र अंग्रेजी में लिखती थी और अपने पापा से बिल्कुल वैसे ही बात करती थी जैसे शिवा करती थी। रामसिया त्रिपाठी उसे अपने साथ गांव ले गए। वहां उसने अपने दोनों बेटों से मुलाकात की। उसका पति अब उसका पति नहीं रहा था, क्योंकि उसने भी अपनी बहन के साथ मिलकर शिवा की हत्या में साथ दिया था। फिर भी वह अपने बेटों को अपने साथ ले आई और अपने पुनर्जन्म के पति व बेटों के साथ उनके घर में रहने लगी। गांव के लोग, सुमित्रा के परिवार के लोग और उसके पुनर्जन्म के पिता सभी खुश रहने लगे। उन दिनों की खबर अखबारों में छपी और पहली बार अमेरिका में पुनर्जन्म पर शोध करने वाले लोग भारत आए। भारत आकर उन्होंने पता लगाया कि यह दुनिया का पहला असली पुनर्जन्म का केस है, जिस पर रिसर्च टीम ने मुहर लगाई। लगभग 13 साल बाद 1998 में सुमित्रा उर्फ शिवा की बीमारी के कारण मौत हो गई। एक
2 साल बाद उसके पति की भी मौत हो गई। आज भी उनके बच्चे जिंदा हैं और यह कहानी भी पुनर्जन्म की यह अब तक की एकमात्र कहानी है जिस पर रिसर्च की मुहर लगी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, मैं और सब्सक्राइब जरूर करें।